जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में साथियों हम डिस्कस करते हैं आपसे यूपी टेट के लिए जो आपका हिंदी सब्जेक्ट होता है, हिंदी से संबंधित आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई यूपी टेट में, तो हम हूबहू आपके परीक्षा के जैसा जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं, व्याख्या के साथ, विस्तृत व्याख्या के साथ आपको डेली डिस्कस कराया जाता है। भाई इसमें हम चूज करते हैं भाई क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनकी आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया जाता है। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कौन सा वर्ण नासिक द्वारा उच्चारित होता है? पहला न, बी जय, सी ड या डी द। जो देखिए नासिक द्वारा मतलब जो नाक में बोले जाते हैं, जैसे कुछ आप कोई भी वर्ण बोले वो थोड़ा सा नाक में होकर के वो बोला जाए, वो आपका नासिक वर्ण होता है, नासिक द्वारा उच्चारित होता है। नासिक मतलब नाक आपकी है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ण है जो आप नाक या नासिक द्वारा उच्चारित होता है, आप बोल करके भी देख सकते हैं। परीक्षा में आपको नहीं समझ आ रहा तो आप बोल कर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो न है ये आप बोल के देखिए, अपने आप पता लगेगा कि आपको ये कैसे बोले, इसकी ध्वनि कैसे आ रही है, नासिक द्वारा आती है ना। तो न जो है यहाँ पर ये जो बोलते हैं इसको, ये आपका नासिक द्वारा उच्चारित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है। यहाँ पर देखिए वर्तनी लिखी हुई है एक शब्द की, कौन सा शब्द है? प्रशंसा। अब प्रशंसा की शुद्ध वर्तनी क्या होती है वो आपको छांटनी है। पहला ऑप्शन है आपका ए प्रशंसा, बी प्रशंसा, सी प्रशंसा या डी प्रशंसा। देखिए जो वर्तनी शुद्ध रूप छांटने को आते हैं इनमें बस थोड़ी सी हेर फेर होती है मात्राओं की। बाकी आपको शब्द सामने ही आपको भाई किसकी वर्तनी पूछे? प्रशंसा की, आपको भी समझ आ रहा है, लेकिन बस मात्राओं की थोड़ी हेर फेर होती है, वो आपको ध्यान देनी है बारीकी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रशंसा। प्रशंसा जो है ऐसे ही लिखा जाता है भाई, प्रशन और सा। ठीक है दोस्तों, प्रशंसा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मनोहर शब्द में संधि है। अब देखिए संधि बहुत पूछी जाती है आपके यूपी टेट में, संधि का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हमने वीडियो भी बना रखी है कि भाई संधि आप किस प्रकार पहचाने, किस कौन सी संधि होती है, किस शब्द में कौन सी संधि होगी, इसकी हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, ट्रिक के साथ बना रखी है, बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि या डी दीर्घ संधि। तो देखिए मनोहर शब्द जो है इसमें आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। इसका देखिए संधि विच्छेद क्या होगा? मन है, क्या हो जाएगा भाई? मन है धन हर। क्या बनेगा? मन है धन हर मिलकर के आपका बनेगा मनोहर। तो यहाँ पर आया ना विसर्ग, तो इसमें आपकी विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? अब जो यहाँ पर समास भी बहुत पूछे जाते हैं भाई, आपका टॉपिक सिलेबस में समास भी है यूपी टेट में। तो समास का यहाँ पर परमानंद जो शब्द है इसमें समास बताना आपको। ए ऑप्शन आपका तत्पुरुष, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास या डी कर्मधारय समास। तो देखिए जो परमानंद क्या है? परम आनंद। इस शब्द को तोड़िए, क्या बनेगा? परम आनंद। आनंद, आनंद कैसा है? परम है। आनंद की विशेषता बताई जा रही है, जहां विशेष विशेषता विशेषण विशेष्य का बोध हो वहां आपका कौन सा समास होता है भाई? वहां होता है आपका कर्मधारय समास। कौन सा होता है दोस्तों? वहां होता है आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी परमानंद में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है? भाई जो विद्युत शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर इसका तद्भव रूप पूछा है। यहाँ पर ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव बताना है आपको। ए ऑप्शन है बीघा, बी बूंद, सी बींधना या डी बिजली। तो देखिए विद्युत क्या होती है भाई? विद्युत का जो तद्भव होगा वो होता है बिजली। किसको कहा जाता है भाई? विद्युत, बिजली को कहा जाता है ना। जो आप लाइट बोल देते हैं आज इंग्लिश में कि लाइट चली गई भाई, तो वो बिजली जो होती है, बिजली विद्युत का तद्भव होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पंडित का विलोम शब्द क्या है? भाई जो पंडित शब्द है इसका विलोम बताना है आपको। क्या होगा? ए अन्यायी, बी रक्षर, सी परुष या डी मूर्ख। तो देखिए पंडित जो होता है मतलब बहुत ज्ञानी व्यक्ति को कहते हैं एक तरह से पंडित है, बोल रहे प्रकांड पंडित है, वो बहुत ही ज्ञानी पंडित है, तो वो ज्ञानी एक तरह से ज्ञानी लोग। तो इसका अपोजिट क्या होगा? विलोम क्या होगा? इसका विलोम हो जाएगा मूर्ख। क्या हो जाएगा दोस्तों? मूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। पंडित का आपका विलोम होगा मूर्ख। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्न में से
कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए मेघ जो होता है, मेघ किसको कहते हैं भाई, बादल को कहते हैं। तो यहाँ पर मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बात बताना आपको। ऑप्शन है ए पयोधर, बी जलधर, सी वारिधर या डी दामोदर। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दामोदर। क्या है भाई, दामोदर, क्योंकि पयोधर, जलधर और वारिधर आपके तीनों के तीनों मेघ के पर्यायवाची होते हैं, जबकि दामोदर जो है वो मेघ का पर्यायवाची नहीं होता है। तो हमें नहीं छांटना था, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जी नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। भाई वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होते हैं, ये भी आपका टॉपिक है भाई, ये भी पूछा जाता है यूपी टेट में। तो खाने की इच्छा, ये जो एक वाक्यांश है, एक इसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। ए लिप्सा, बी बुभुक्षा, सी जिगीसा या डी प्रमेय। तो देखिए खाने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में बोला जाता है बुभुक्षा। क्या बोला जाता है दोस्तों, बुभुक्षा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, बुभुक्षा बोला जाता है खाने की इच्छा रखने वाले को। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो अनेकार्थी शब्द पतंग जो होता है, पतंग, इसमें से एक अर्थ कौन सा नहीं है, तीन तो हैं, एक नहीं है, तो वही आपको छांटना है। ए पक्षी, बी चंग, सी बादल या डी नाव। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या बादल। जो पतंग शब्द है इसका अनेकार्थी शब्द बादल नहीं होता है, जबकि पक्षी भी होता है, चंग भी होता है और नाव भी होता है, बादल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है। जो नाग शब्द है इसका समानार्थी बताना है इनमें से। ए रथ, बी हाथी, सी मोक्ष या डी पारा। तो देखिए नाग जो होता है, नाग का समानार्थी होता है, क्या होता है दोस्तों, हाथी होता है। नाग का समानार्थी आपका हाथी होता है। हाथी जो शब्द है ये नाग का समानार्थी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अरण्य का अर्थ है। भाई जो अरण्य शब्द होता है ये आपको नहीं समझ आ रहा हो तो भाई ये वाला है, ये अरण्य। अरण्य का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कानन, बी सर्प, सी युवा अवस्था या डी पृथ्वी। तो देखिए अरण्य कहते हैं आपके वन को, किसको कहता है, अरण्य वन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर, और वन क्या है, देखिए वन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अरण्य जो वन को कहते हैं और वन का पर्यायवाची क्या होता है, कानन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कानन। कहना कानन जो है ये वन, अरण्य, कानन ये सभी एक ही अर्थ देते हैं, जंगल ये सभी एक ही अर्थ देते हैं। तो ये इसका अरण्य का अर्थ हो जाएगा कानन। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अपमान शब्द का सम भिन्नार्थक क्या है। भाई जो अपमान शब्द है इसका सम भिन्नार्थक मतलब इसके समान अर्थ देने वाला है ना, इसके समान दूसरा कोई शब्द जो इसके समान अर्थ दे वो सम भिन्नार्थक है। तो वो क्या होगा अपमान का। ऑप्शन ए निरादर, बी जिससे तुलना हो, सी आज या डी पहला। तो देखिए अपमान मतलब भाई किसी का निरादर करना, अपमान करना। तो निरादर जो शब्द है ये आपका अपमान का सम भिन्नार्थक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्या भाई, निरादर। निरादर आपका अपमान का सम भिन्नार्थक होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। भाई खून सफेद हो जाना मुहावरा जो होता है इसका सही अर्थ चुनना है आपको। ऑप्शन आपके ए आश्चर्यचकित होना, बी घृणा करना, सी अत्याचार करना या डी दया न रह जाना। तो देखिए खून सफेद होना जो मुहावरा होता है इसका अर्थ होता है कि दया ना रह जाना। भाई उसका खून सफेद हो गया, मानो ऐसे लग रहा था जैसे उसका खून सफेद हुआ, यानी उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की दया नहीं थी, उसके अंदर कोई किसी प्रकार की दया नहीं रह गई थी। तो दया ना रह जाना, खून सफेद होना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है इनमें से। ए सुंदरी, बी वह, सी मानव या डी पटना। देखिए यहाँ पर आपको पूछा है संज्ञा का उदाहरण मतलब जो कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा नहीं है। ठीक है, संज्ञा कौन सा शब्द नहीं है वो पूछा है। तो देखिए सुंदरी, वह क्या होता है आपका सर्वनाम होता है। मानव क्या है भाई आपकी, क्या है, मानव क्या है भाई, संज्ञा, मानव जाति संज्ञा को प्रेजेंट करेगा। पटना क्या है, ये भी संज्ञा है। जबकि यहाँ पर आपकी संज्ञा का उदाहरण नहीं पूछा है। तो संज्ञा कौन सी नहीं होगी इसमें, संज्ञा नहीं होगी आपकी वह। क्या वह, जो वह है यह मैंने बताया वह क्या होता है, वह सर्वनाम होता है ना कि संज्ञा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अब जो ऊंट शब्द होता है भाई इसका स्त्रीलिंग रूप में क्या बोला जाता है, स्त्रीलिंग क्या होता है ऊंट का, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन आपके ए ऊंटी, बी ऊंटनी, सी ऊंटे या डी ऊंटीन। तो देखिए ऊंट शब्द जो होता है इसका स्त्रीलिंग होगा आपका ऊंटनी। क्या हो जाएगा भाई, ऊंट का ऊंटनी होता है ना।
ऊँटनी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ऊँट का ऊँटनी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। भाई जो आपके कारक होते हैं उनमें से आपसे पूछा है कि जो कर्ता कारक होता है उसका परसर्ग क्या होता है, यानी कि उसका कारक चिन्ह क्या होता है कर्ता का। ऑप्शन ए को, बी ने, सी से या डी में। तो देखिए कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है आपका ने। क्या होता है दोस्तों, कर्ता का कारक चिन्ह आपका ने होता है। बोलते हैं ना कर्ता ने, कर्म को, तो को कारक चिन्ह किसका होता है, कर्म कारक का। किसका होता है भैया परसर्ग, कर्म कारक का होता है। और से क्या होता है, से होता है आपका अपादान, है ना, अपादान, अपादान यानी पर, लेकिन से के द्वारा अलगाव का बोध होना चाहिए। अपादान में से तो हो लेकिन अलगाव का बोध हो उसमें, ठीक है, तभी वो आपका अपादान कारक होगा। वरना आपका से है लेकिन अलगाव का बोध नहीं है तो वहां आपका करण कारक हो जाता है। ठीक है, और मैं आपका अधिकरण में पर, ये आपके अधिकरण कारक का होता है, अधिकरण। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही था, कर्ता का जो परसर्ग होता है वो ने होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। अब विशेषण विशेष्य से क्वेश्चन है भैया कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, जो वाक्य है इसमें से आपको छांटना है जो विशेष्य क्या होगा। ऑप्शन आपका ए मोहन, बी एक, सी अच्छा या डी विद्यार्थी। तो देखिए विशेष्य और विशेषण होते क्या है पहले ये समझिए। विशेषण वो शब्द होता है जो किसी शब्द की विशेषता बताए। अब विशेष्य क्या होता है, वो शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेष्य क्या होता है, वो शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है भाई, यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, विद्यार्थी की। विद्यार्थी कैसा है, अच्छा है। अच्छा तो यहाँ पर आ गया आपका विशेषण। अच्छा शब्द जो है ये तो आपका विशेषण है यहाँ पर, क्योंकि ये आपकी विशेषता बता रहा है भाई। विशेषण वही तो बोल, उन्हीं को तो कहते हैं, उन्हीं शब्दों को कहते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताए। तो अच्छा क्या बता रहा है, विद्यार्थी, विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो गया। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य होता है। तो विशेष्य क्या हो गया हमारा, विशेष्य क्या हो गया भाई, विद्यार्थी। विशेष्य आपका विद्यार्थी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। भाई आपकी क्रिया जो होती है सकर्मक अकर्मक, आपकी उसमें से आपको सकर्मक क्रिया का चयन करना है कि सकर्मक क्रिया कौन सी होगी, यानी जिनमें कर्म की प्रधानता होती है। भाई कर्म उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन आपका ए लेटना, बी छूटना, सी पिघलना या डी तड़पाना। तो देखिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया जो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी में है। क्या है भाई, तड़पाना, कि भाई वह उसको तड़पा रहा है। ठीक है, वो उसको बहुत तड़पाया उसने, तो क्या उसने कर्म हुआ, तो वो सकर्मक क्रिया है। जबकि आपका लेटना, छूटना, पिघलना ये आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है, ये आपकी अकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है। अभी इनमें से भूतकाल का उदाहरण कौन सा होगा। ऑप्शन ए मैं जाता हूं, बी राम घर गया था, सी वह आ रहा है या डी वह पुस्तक पढ़ेगा। तो देखिए भूतकाल का जो उदाहरण है इसमें से वो है आपका राम घर गया था। भाई देखिए यहाँ पर है वर्तमान है और ये पढ़ेगा आपका भविष्य। तो एक ही बचा आपका भूतकाल। भूतकाल है राम घर गया था, है ना, वो बीत चुका। भूतकाल क्या होता है, जो बीत चुका हो। तो राम घर गया था, वो बीत चुका, पहले गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो अत्यंत शब्द है इसमें आपको बताना है कि भाई उपसर्ग क्या होगा इसमें। अत्यंत है ना, अत्यंत शब्द में उपसर्ग क्या होगा, ए अत, बी ए, सी अत्य या डी अति। तो देखिए अत्यंत शब्द जो है इसमें उपसर्ग होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अति। अति प्लस अंत मिलकर के बनेगा आपका अत्यंत। अति प्लस अंत मिलकर के आपका बनता है भाई अत्यंत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको वाक्य लिखा हुआ है भाई, इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि भाई जो बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो। ऑप्शन आपका ए गुरु आ रहा है, बी गुरु आ रहे हैं, सी गुरु आ रहे हैं या डी गुरु जी आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में, क्या गुरु आ रहे हैं। देखिए चंद्र अंकी बिंदी भी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ऐसे में गुरु आ रहे हैं लेकिन है यहाँ पर है तो है आएगा, अंकी बिंदी का अंतर है बस। तो गुरु आ रहे हैं ये वाक्य बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है।
भाई जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है इसमें कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है इनमें से? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी कन्नौजी, सी अवधी या डी पहाड़ी। तो देखिए भाई ब्रज भाषा आपकी बोली जाती है आपकी ब्रज क्षेत्र में, मथुरा वगैरह वृंदावन जो क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र में। कन्नौजी आपकी बोली जाती है, कन्नौज आपका डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया में। अवधी बोली जाती है आपकी आपका जो भगवान श्री राम का अयोध्या जो आपका स्थान है उसका आसपास का क्षेत्र है वो अवधी बोली जाती है उधर आपकी। लेकिन जो पहाड़ी है, पहाड़ी लैंग्वेज आपकी जो भाषा है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? भाई बच्चा भाषा का ऐसा कौन सा कौशल है जिसको सबसे पहले सीखता है, ये पूछा आपसे। ऑप्शन ए लिखना, बी पढ़ना, सी सुनना और समझना, या डी बोलना। तो देखिए भाषा का सबसे पहला कौशल जो बच्चा सीखता है वो सीखता है सुनना और समझना। भाई बच्चा पहले क्या करता है? भाई सुनता ही तो है, भाई आप बोलते हो उससे कुछ भी, जैसे बाबू ये सोना जो भी बोलते हो आप, तो वो सुनता है ना, और फिर उसको समझता है। उसके बाद ही तो वो पढ़ना बोलना भी तो तभी सीखेगा जब उसको सुनेगा, कुछ समझ आएगा तभी तो बोलता है वो है। फिर लिखना आएगा उसको, फिर पढ़ना आएगा, वो उसके बाद की बात है। तो सबसे पहले आपको वो सुनना और समझना सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 23 का बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? भाई जो आपके रस होते हैं उस रस में संचरण करने वाला जो भाव होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उद्दीपन, बी संचारी भाव, सी अनुभाव या डी स्थायी भाव। तो देखिए संचरण करने वाला भाव जो होता है वो होता है आपका संचारी भाव। नाम से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, संचरण करने वाला भाव तो क्या हो जाएगा? संचारी भाव। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। और संचारी भाव की संख्या, जो संचारी भाव हैं हिंदी में उनकी कितनी संख्या भाई? 33 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, सर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। भाई जो पंक्ति है कि सर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अलंकार पूछा आपसे भाई। ए उत्प्रेक्षा अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी यमक अलंकार या डी अनुप्रास अलंकार। तो देखिए यहाँ पर आपका जो किसका बोध हो रहा है इसमें आप पहचानिए भाई पंक्ति में। तो सर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो, मतलब अरुण रंग मतलब लाल रंग का घड़ा हो। सर फट गया भाई उसका तो खून बह रहा है, लाल रंग का घड़ा हो, मान लिया मानो, है ना। जहां पर आपके मानो, मनहु, जनो, जनहु ये शब्द आ जाए वहां आपका कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होता है भाई? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इस जो पंक्ति है ये इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? भाई जो आप छंद पढ़ते हैं उनको उसके पढ़ते समय जो विराम आता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गति, बी यति, सी तुक या डी गण। तो देखिए भाई छंद जो पढ़ते समय जो विराम आते हैं उनको आप यति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? यति कहा जाता है उनको, यति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? भाई जो सुमित्रा नंदन पंत हमारे लेखक थे, कवि थे, उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किस कृति के लिए मिला था? कौन सी रचना के लिए मिला था? ऑप्शन ए युगवाणी, बी चिदम्बरा, सी पल्लव या डी वीणा। तो देखिए सुमित्रा नंदन को जो पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था आप उनकी चिदम्बरा पुस्तक के लिए। चिदम्बरा जो कृति थी उनकी उसके लिए वो ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, मनोहर सो रहा था वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब भाई मनोहर क्या कर रहा है? सो रहा है, मतलब सो रहा था है भाई यहाँ पर। तो इसमें आपको क्रिया बतानी है। ऑप्शन ए अकर्मक, बी प्रेरणार्थक, सी विकर्मक या डी सकर्मक। तो देखिए भाई जो मनोहर सो रहा था, क्या कर रहा है? वो सोना। अब सोना कैसी क्रिया होती है भाई? हंसना, खाना, सोना, रोना, धोना, ये सभी आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। कौन सी होती हैं भाई? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। मनोहर सो रहा था इसमें क्रिया है अकर्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। 28 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है? भाई ये लोकोक्ति है काला अक्षर भैंस बराबर, ये बहुत फेमस लोकोक्ति है, आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं। तो इसका अर्थ पूछा है आपसे। ऑप्शन ए पढ़ा लिखा ना होना, बी पढ़ा लिखा होना, सी विद्वान होना या डी मूर्ख होना। तो देखिए काला अक्षर भैंस बराबर जो लोकोक्ति होती है इसका अर्थ होता है, सही अर्थ होता है कि पढ़ा लिखा ना होना। पढ़ा लिखा ना होना, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब पढ़ा लिखा ना होना, ये इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है।
चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका 30वां क्वेश्चन। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। भाई वाक्यांश आपका कम बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है कि एक शब्द में इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मितभाषी, बी मृदुभाषी, सी बहुभाषी या डी अभाषी। तो देखिए कम बोलने वाले को आप कहते हैं मितभाषी। क्या कहते हैं भाई? कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। और मृदुभाषी जो भाई अच्छे से बोलता हो, बड़े प्यार से बोलता हो, मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। बहुभाषी जो आप बहुत भाषाओं का ज्ञान रखता हो, भाई एक से अधिक दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता हो, वो आपका बहुभाषी हो गया। और अभाषी मतलब जो भाषा का ज्ञान ही नहीं है जिसको, वो आपका अभाषी होता है। तो यहाँ पर आपका कम बोलने वाला का पूछा था, वो है आपका मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।